हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से कारण की पहचान करें। प्रधानमंत्री देश चलाते हैं, मुख्यमंत्री राज्य चलाते हैं। तार्किक रूप से जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला चलाया जाना चाहिए। डीएम या कलेक्टर जिला प्रशासन क्यों चलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जिला परिषद के अध्यक्ष एक राजनीतिक प्रमुख है और डीएम एक प्रशासनिक प्रमुख है। पावर शेयरिंग निष्पादित की जाती है। प्रधानमंत्री देश चलाते हैं, मुख्यमंत्री राज्य चलाते हैं। उसी प्रकार जिले में जिला परिषद के अध्यक्ष एक राजनीतिक प्रमुख होते हैं, किंतु डीएम प्रशासनिक प्रमुख होता है, इसीलिए जिले के प्रशासन को वही चलाता है। जिला परिषद के अध्यक्ष व डीएम के बीच पावर शेयरिंग निष्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है, मंडल पंचायत योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक मेहता। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति ने पंचायती राज की अवधारणाओं और रीतियों में नए दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज संरचना की अनुशंसा की, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत शामिल थे। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचायत। भारत में सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। पंचायत सरकार का निचला स्तर है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1992 में। सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 विषय। भाग 9 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 29 विषय डाले गए जिन पर पंचायत निर्णय ले सकती है। 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय ऐसे हैं जो नगर पालिका को सौंपे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा से तात्पर्य गांव के सभी मतदाताओं से है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर अनेक कार्य करती है, जैसे पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गरीबी उन्मूलन योजना में सहायता आदि। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 क के तहत परिभाषित किया गया है। यह एक अस्थायी निकाय है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है। कथन 2 है, सचिव का चुनाव नहीं होता, उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ग्राम पंचायत के सचिव को ग्राम सेवक के रूप में जाना जाता है। सरकार ने ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक के पद में बदलाव किया है। अब इसे ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पंचायत में ग्राम विकास अधिकार केवल सरपंच के प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम सेवक का काम गांव में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, गांव के विकास और धन से संबंधित सभी अभिलेखों का अभिलेख रखना होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन और दूसरा कारण है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्थानीय निकायों की शक्तियों को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। कारण है, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया से हो सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त स्थानीय निकायों की शक्तियों को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अगला प्रश्न है, कितनी सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल सीटों की 1/3। पंचायती राज व्यवस्था में कुल सीटों की 1/3 सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पंचायती राज अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों को आरक्षण, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना आदि स्वैच्छिक प्रावधान है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मतलब है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मतलब है शक्ति का विकेंद्रीकरण। एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक इकाई है। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायतों के चुनाव प्रत्येक डैश वर्ष के बाद होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष बाद। भारतीय संविधान में पंचायतों की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 में है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। यदि किसी कारणवश पंचायत का 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही विघटन हो जाता है तो इसके स्थान पर जिस नई पंचायत का गठन होगा वह बचे हुए शेष अवधि के लिए ही गठित होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका राजस्व का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिपॉजिटरी रसीद। शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्राप्तियों या आय के प्रमुख स्रोत हैं नियत राजस्व, स्वयं के गैर राजस्व कर, सहायता अनुदान, ऋण, अन्य रसीदें। अधिकांश स्थानीय सरकारें राज्य और केंद्र सरकारों से संसाधनों और सब्सिडी के हस्तांतरण के साथ साथ वित्तीय संसाधनों से उधार पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 विषय। भाग 9 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 29 विषय डाले गए जिन पर पंचायत निर्णय ले सकती है। 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 ए जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय ऐसे हैं जो नगर पालिका को सौंपे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 क्लोज क के तहत परिभाषित किया गया है। यह एक स्थायी निकाय है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है। अगला प्रश्न है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था 73वें और 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच है।
ए है, लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। बी है, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। सी है, सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ने में विघ्न उत्पन्न करता है। डी है, स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का अच्छा तरीका नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। पहला है, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। तीसरा है, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और चौथा है, सभी स्थानीय निकायों को अपने खर्चों की भरपाई के लिए राजस्व एकत्रित करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार के एक अलग अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय बनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए गठित एक अर्ध नगरपालिका प्राधिकरण है। इसे सीमित संख्या में नागरिक कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी, सड़क संरक्षण आदि। टाउन एरिया समितियों की स्थापना राज्य विधायिका द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 73वां संशोधन अधिनियम। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान में एक नई अनुसूची तथा भाग 9 जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था की गई। पंचायतों की त्रिस्तरीय संवैधानिक ढांचा के साथ 16 अनुच्छेद एवं 29 विषयों के साथ विस्तृत व्यवस्था का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 जेड डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है। जिला नियोजन समिति में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे। उनका अनुपात जिले में नगर और ग्राम की जनसंख्या के आधार पर होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा से तात्पर्य गांव में सभी मतदाताओं से है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर अनेक कार्य करती है, जैसे पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गरीबी उन्मूलन योजना में सहायता आदि। अगला प्रश्न है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का विवरण दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना। संविधान में 2 नई अनुसूचियां 11वीं और 12वीं जोड़ी गई। 5 साल में एक बार पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए अनिवार्य चुनाव। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई। संविधान में 2 नई अनुसूची 11वीं और 12वीं को शामिल किया गया। 5 वर्ष में एक बार पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कराना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान सभी वर्गों के लिए आरक्षित होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख डैश के रूप में किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और इन्हें उतने अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जितने से वह एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकारों के कार्य हैं? पहला है स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, दूसरा है बाजारों का रखरखाव, तीसरा है सार्वजनिक टीकाकरण और चौथा है जलापूर्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। राज्य सरकारों ने शहरी स्थानीय सरकार को जिम्मेदारियों की एक विस्तृत सूची सौंपी है। वे इस प्रकार हैं: स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, बाजारों का रखरखाव और जलापूर्ति। सार्वजनिक टीकाकरण स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 73वां। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लिखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला परिषद के संदर्भ में सही है? पहला है, जिला परिषद में ट्यूटोरियल निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे चुने गए निर्वाचन सदस्य शामिल हैं। दूसरा है, इसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल हैं। तीसरा है, इसका प्राथमिक कार्य पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद में ट्यूटोरियल निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे चुने गए निर्वाचन सदस्य शामिल हैं। इसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल हैं। इसका प्राथमिक कार्य ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करना है। अगला प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में संबंधित है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन है पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में एक नया खंड भाग 9 तथा नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243 से 243 तक 16 अनुच्छेद तथा 29 विषयों को इसमें रखा गया। इस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक संवैधानिक स्वरूप दिया गया। अगला प्रश्न है 73वां और 74वां संशोधन की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनिवार्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन तथा गांधीवादी उद्देश्यों की पुष्टि हेतु निर्मित किए गए, परंतु अनुच्छेद 243 क्लोज ड़ के अनुसार भाग 9 से संबंधित प्रावधान कुछ राज्यों व क्षेत्रों में लागू नहीं होते, जैसे अनुच्छेद 244 क्लोज 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र एवं क्लोज 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में नगर निकायों का कार्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक थिंक टैंक के रूप में केंद्र सरकार के लिए नीति बनाना। 12वीं अनुसूची के तहत नगर निकायों के कुल 18 विषयों का वर्णन किया गया है। थिंक टैंक के रूप में केंद्र के लिए योजना बनाना नगर निकायों का कार्य नहीं है, बल्कि यह नीति आयोग एवं मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय हैं। पहला है ब्लॉक स्तर, दूसरा है जिला स्तर और तीसरा है नगर पालिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। भारत में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, पंचायती राज के 3 स्तर हैं। नगर पालिका, नगर निगम आदि नगरों के स्थानीय निकाय हैं। इनकी स्थापना 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। पंचायती राज संस्थान, ब्लॉक, खंड, जिला स्तर, नगर निगम, नगर पालिका परिषद आदि सभी स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर गठित संघ सरकार का एक परामर्शदात्री निकाय है। यह गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में डैश और डैश स्तर पर अपनी शक्तियों और अधिकार को संघबद्ध करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गांव नगर पालिका। 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके द्वारा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज एवं नगर निकायों की व्यवस्था की गई। इसमें स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज संस्था का सामान्य अधिकारी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रखंड विकास अधिकारी। प्रखंड विकास अधिकारी पंचायती राज संस्था का सामान्य अधिकारी होता है। वीडीओ वह अधिकारी होता है जो लोगों के सार्वजनिक विकास से संबंधित सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है और अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारियों को पूरा करता है। अगला प्रश्न है स्थानीय स्व सरकार को सरकार के डैश स्तर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरा। वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय पाए जाते हैं? पहला है टाउन एरिया कमेटी, दूसरा है कंटेनमेंट बोर्ड, तीसरा है नगर पालिकाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम शहरों और कस्बों में नगर पालिका स्वशासन के विस्तार के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 आर के अनुसार नगर पालिकाओं और सभी सदस्यों की संरचना सीधे नगर क्षेत्र के नागरिकों द्वारा चुनी जाती है। शहरी सरकारों के प्रकार: नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, बस्ती, पत्तन न्यास, विशेष प्रयोजन संस्था। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नगर निगम के सामान्य निकाय के पार्षदों को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया जो नगरपालिका और नगरपालिका प्रशासन से संबंधित है। भाग 9A के अनुच्छेद 243P से 243ZG में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। एक नई 12वीं अनुसूची को शामिल करने के लिए संविधान में भी संशोधन किया गया है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। अनुच्छेद 243Q नगर पालिका के चुनाव और विघटन से संबंधित है। नगर पालिका की अवधि समाप्त होने से पहले नगर पालिका बनाने के लिए चुनाव पूरा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायतों की संरचना शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 9 में। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायतों की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 243C में किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम सभा के। अनुच्छेद 243 क्लोज क के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने का सुझाव दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, LM सिंघवी समिति। वर्ष 1986 में गठित लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में छावनी बोर्ड किस धारा के अंतर्गत विनियमित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा 1924। भारत में छावनी बोर्ड धारा 1924 के तहत विनियमित है। छावनी अधिनियम 1924 को छावनियों के प्रशासन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए लागू किया गया था। भारत में छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में एक नागरिक प्रशासन निकाय है। एक छावनी बोर्ड में 8 निर्वाचित सदस्य, 3 मनोनीत सैन्य सदस्य, 3 पदेन सदस्य और जिला मजिस्ट्रेट का एक प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243A। अनुच्छेद 243A के अंतर्गत ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243B में पंचायतों के 3 स्तरों की बात की गई है। अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243D में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।